Good evening, all of you. And today we are going to start PHP session 2. PHP session 2. PHP सेशन 2 पर PHP सेशन 2 स्टार्ट करने से पहले बेटा थोड़ा सा हम लोग अपना PHP 1 यानी कि सेशन 1 हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था वेबसाइट के बारे में, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि बेटा जो वेबसाइट्स होती हैं वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट हम लोग दो प्रकार के वेबसाइट्स हम लोग बना सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट एंड दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक वेबसाइट, राइट ना। स्टैटिक स्टैटिक और डायनेमिक, डायनेमिक है ना, स्टैटिक और डायनेमिक। और स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए केवल और केवल आपको आना चाहिए क्या, स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए केवल और केवल आपको एच टी एम एल प्लस जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, राइट ना। पर फॉर डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट यू हैव टू नो for dynamic website development you have to know for dynamic website development we have different technologies like PHP, या तो PHP आपको आए या तो आप ASP सीख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट इन्वायरमेंट में। आप ASP.NET यूज़ कर सकते हो। फोर्थ वन इज़ आप JSP यूज़ कर सकते हो। आप पाइथन यूज़ कर सकते हो एज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के रूप में, राइट ना। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको डायनेमिक वेबसाइट बनानी है बेटा, है ना, तो डायनेमिक वेबसाइट्स अगर आपको बनानी है तो HTML एंड जावास्क्रिप्ट, दिस पोर्शन कंपलसरी आपको आना चाहिए। और इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, है ना। चाहे तो आपको PHP आ जाए, चाहे तो आपको ASP आ जाए, चाहे आपको ASP.NET आ जाए, चाहे JSP आ जाए, चाहे पाइथन आ जाए। फिलहाल हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसको, हम लोग ने स्टार्ट किया सेशन PHP के बारे में, राइट ना। तो PHP HTML मैंने जैसे कि आपको कल बताया भी था कि HTML और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो रन होता है कहाँ पर, ब्राउज़र पर। HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है कहाँ पर, ब्राउज़र पर। इसलिए HTML और जावास्क्रिप्ट को हम लोग कहते हैं क्या, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जबकि PHP का जो कोड है, ASP का जो कोड है, ASP.NET का जो कोड है, JSP का जो कोड है, पाइथन का जो कोड है, इन सभी का कोड रन होता है कहाँ पर, सर्वर पर। कहाँ रन होता है, सर्वर पर। इसलिए हम इनको प्यार से कहते हैं क्या, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पर ध्यान रखना, भूल से भी कभी भी इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत कहना। दीज आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज आर टेक्नोलॉजीज। प्यार से हम इनको कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पॉइंट इज क्लियर, यस एवरीबॉडी। yesterday we have seen यस सर। what is the difference between static and dynamic। yesterday हम लोग ने डिस्कस किया था स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने बताया था। और PHP हम लोग बेसिकली PHP क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए हम लोग बेसिकली PHP स्टार्ट करेंगे, राइट ना। तो चलो सारे पॉइंट्स रेडी हैं और हम लोग PHP पे पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद PHP, राइट। तो PHP में जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट कल भी बताया था बेटा, मैंने आपको कल पहला पॉइंट बताया था कि PHP, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि PHP इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला पॉइंट तो आप दिमाग में क्लियर कर लें कि PHP कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। क्या है, इट इज़ एन टेक्नोलॉजी, इट इज़ एन टेक्नोलॉजी। इसको प्यार से हम लोग कहते हैं क्या, इट इज़ ऑल्सो it is also known as it is also known as server side scripting language, right। अच्छा, जो PHP का जो एक्सटेंशन होता है, जो हम लोग पेज बनाते हैं उस पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .php। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PHP इज डेवलप्ड बाय रेसमस लेटरॉफ इन 1994, राइट ना। फुल फॉर्म ऑफ PHP इज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पुराना नाम था इनका क्या, ओल्ड नेम वाज पर्सनल होम पेज। पुराना नाम जो था PHP का, वो पुराना नाम क्या था, पर्सनल होम पेज। फिर बात करते हैं PHP इज ए लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। सर लूजली टाइप्ड का मतलब क्या है, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, लूजली टाइप्ड का मतलब बेटा ये होता है, लूजली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि PHP जो है वो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। बेटा लूजली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि PHP में हम लोग डेवलपर्स लोगों को डेटा टाइप यूज़ नहीं करना। यानी कि हम एज ए डेवलपर हैं, आप एज ए डेवलपर बनने जा रहे हो, तो हम लोग को PHP में जो कोड करना होगा, जो प्रोग्राम लिखने होंगे,
वहां पर हम लोग डेटा टाइप यूज नहीं करेंगे। यानी कि हमको, जैसे हम लोग C++ में होता क्या था कि हम लोग a=10, जब हम लोग कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, कोई भी फंक्शन बनाते थे, तो वहां पर हम लोग वेरिएबल का डेटा टाइप डिक्लेयर करते थे, ठीक है ना। पर पीएचपी के अंदर खास बात यह है कि हम लोगों को कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो वहां पर हमको उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत, वहां पर उसका डेटा टाइप को बताने की जरूरत नहीं होगी। और कोई भी वेरिएबल जब हम लोग डिक्लेयर करेंगे तो डॉलर सिंबल से स्टार्ट करेंगे। यानी कि कोई भी वेरिएबल जब हम लोग बनाएंगे तो उसको डॉलर सिंबल से हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको डेटा टाइप यूज करना नहीं पड़ता है। यानी कि पीएचपी जो है ना, पीएचपी में हम लोग डेटा टाइप इंटरनली यूज, मतलब हम लोग एज ए डेवलपर यूज नहीं करते हैं, है ना। प्रोग्राम को डिजाइन करते वक्त, पीएचपी का कोड लिखते वक्त हम लोग डेटा टाइप नहीं यूज करते हैं। ये इंटरनली कहीं ना कहीं वो डेटा टाइप इंटरनली डेटा टाइप यूज तो इंटरनली डेटा टाइप वो करता ही करता है, पर एज ए डेवलपर आपको यूज नहीं करना है ना। एज ए प्रोग्रामर आपको यूज नहीं करना है ना। तो पीएचपी को हम लोग बोलते हैं क्या, लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। क्या बोलते हैं इसको, लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लूजली टाइप्ड नॉट प्रोग्रामिंग, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, है ना। जबकि जबकि जैसे जैसे पाइथन में भी हम लोग डेटा टाइप यूज नहीं करते हैं। पाइथन में भी हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं तो डायरेक्टली बिना डेटा टाइप के हम लोग प्रोग्राम बना लेते हैं, राइट ना। बिना डेटा टाइप के यूज किए हुए हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं पाइथन में भी। तो पीएचपी तुम्हारी लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, जबकि तुम्हारी C++ ये सब टाइटली टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब C++ जावा तुम्हारी क्या होगी, टाइटली टाइप्ड लैंग्वेज है। जबकि पीएचपी इज ए लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। लूजली टाइप का मतलब समझ गए ना। लूजली टाइप का मतलब हो गया कि वी डोंट वी डोंट हैव टू यूज द डेटा टाइप्स, है ना। जब हम लोग प्रोग्राम अपने बनाएंगे, पीएचपी में जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर हमको डेटा टाइप यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, PHP इज डेवलप्ड बाय यूजिंग C एंड पर्ल लैंग्वेजेस। सबसे खास बात यह है कि PHP डेवलप कैसे हुई है पता है आपको। PHP डेवलप हुई है C और पर्ल को यूज करके। यानी कहीं ना कहीं PHP को डेवलप करने में C का बहुत बड़ा योगदान है, और पर्ल लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा योगदान है PHP को डेवलप करने के लिए। क्लियर है। जब स्टार्टिंग में PHP आई थी ना, तो स्टार्टिंग में PHP जब आई थी तो वो एक्चुअल में सर्वर साइड डायरेक्टली नहीं थी। मतलब पीएचपी में जो बहुत सारे फ्लेवर्स आए थे स्टार्टिंग में बेटा, पीएचपी में जब बहुत सारे वर्जन आए थे स्टार्टिंग में, जब पीएचपी का वर्जन 1 आया था और पीएचपी का वर्जन 2 आया था, इन दोनों वर्जन तक पीएचपी जो थी ना, वो सर्वर साइड नहीं थी। इन दोनों वर्जन तक पीएचपी जो थी वो सर्वर साइड नहीं थी, नॉट सर्वर साइड। ध्यान रखना, PHP 1 नॉट अ सर्वर साइड, नॉट अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यानी कि PHP 1 और PHP 2 में, मतलब PHP वर्जन 1 PHP वर्जन 2 में जो PHP थी वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह वर्क नहीं करती थी, राइट ना। PHP 3 के बाद से ये सर्वर साइड पूरी तरह हुई है। वर्जन 3 के बाद से ये पूरी तरह से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में मार्केट में आई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि PHP इज डेवलप्ड बाय यूजिंग C एंड पर्ल लैंग्वेजेस, राइट ना। उसके बाद PHP मेंटेन बाय जेंड ऑर्गेनाइजेशन। कौन इसको मेंटेन करता है, जेंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट ना। जावा स्क्रिप्ट किसने इंप्लीमेंट करी है, जावा स्क्रिप्ट हु हैज मेंटेन या हु हैज इंप्लीमेंटेड जावा स्क्रिप्ट, ये किसी को नहीं पता होगा। जावा स्क्रिप्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेटस्केप ऑर्गेनाइजेशन, नेटस्केप ऑर्गेनाइजेशन। जावा स्क्रिप्ट इज इंप्लीमेंटेड बाय नेटस्केप ऑर्गेनाइजेशन, राइट। PHP is a case sensitive in variables point of view and केस इनसेंसिटिव फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग ने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम लोग की आदत है करने की, राइट ना, यूज करने की। तो जैसे कि C है, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, है ना, चाहे वो C# हो, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कंप्लीटली केस सेंसिटिव है। पर PHP में क्या एक खास बात है कि PHP जो है वो वेरिएबल्स पॉइंट ऑफ व्यू तो केस सेंसिटिव है। मतलब वेरिएबल्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये केस सेंसिटिव है, पर फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। यानी कि आप कह सकते हो कि PHP जो है कहीं कहीं केस सेंसिटिव है, कहीं कहीं केस सेंसिटिव नहीं है। पॉइंट इज क्लियर, यस एवरीबॉडी। Yes, sir. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो PHP is a case sensitive in variable point of view and
केस इनसेंसिटिव फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू पीएचपी केस इनसेंसिटिव है, बट वेरिएबल्स पॉइंट ऑफ व्यू पीएचपी जो है केस सेंसिटिव है। इन इन पीएचपी वेरिएबल नेम शुड प्रीफिक्स विद डॉलर सिंबल। ध्यान रखना, पीएचपी में जो हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि पीएचपी में जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं वहां पर डॉलर सिंबल सबसे पहले यूज करते हैं। कौन सा सिंबल यूज करते हैं बेटा? डॉलर सिंबल यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी खास बात क्या है कि पीएचपी इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पीएचपी इज अ इंटरप्रेटेड, जैसे कि तुम्हारी आपका तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट है ना, जैसे तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट है, जैसे तुम्हारा पीएचपी है, ये सब क्या है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पॉइंट इज क्लियर? यस। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पीएचपी का सिंटेक्स हम लोग कैसे लिखते हैं। पीएचपी का सिंटेक्स हम लोग कैसे लिखते हैं, पीएचपी में मतलब हम लोग जो कोड करेंगे पीएचपी का एग्जैक्टली सिंटेक्स क्या है, तो पीएचपी का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है ना। तो क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और यहाँ पर हम लोग अपना सर्वर साइड कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग अपना क्या लिखेंगे? सर्वर साइड कोड लिखेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है बेटा कि पीएचपी का जो भी कोड होगा, अच्छा पीएचपी का एक सबसे बड़ा जानते हो फीचर क्या है कि पीएचपी लैंग्वेज को हम लोग अदर लैंग्वेज में भी मिक्स कर सकते हैं। जैसे जैसे ये मतलब क्या है कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पीएचपी इज यू नो एम्बेडेड विद एचटीएमएल, मतलब पीएचपी को हम लोग एचटीएमएल के साथ में एम्बेडेड कर सकते हैं। जैसे ये एक सबसे बड़ा, मैंने लास्ट में फीचर भी बताए हैं, मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स बताए हैं, है ना। तो यहाँ पर फीचर में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या फीचर्स हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि पीएचपी को हम लोग किसी दूसरे एचटीएमएल के साथ भी हम लोग एम्बेडेड कर सकते हैं, मतलब इसके साथ मिक्स कर सकते हैं। पीएचपी के कोड को हम लोग एचटीएमएल के साथ भी क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। जबकि अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो सी के कोड को हम लोग सी प्लस प्लस के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं, जावा के कोड को हम लोग सी के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं ना। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सब के कोड हमको सेपरेट लिखने पड़ते हैं, पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि पीएचपी के कोड को हम लोग एचटीएमएल के साथ में, जावा स्क्रिप्ट के साथ में एम्बेडेड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। खास बात यह है कि पीएचपी को हम लोग एचटीएमएल और जावा स्क्रिप्ट के साथ में एम्बेडेड कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, राइट ना। तो सिंटेक्स कैसा है पीएचपी का? पीएचपी का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है, क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड दिस, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो भी सर्वर साइड कोड है, पीएचपी का जो भी सर्वर साइड कोड है वो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कोर रिक्वायरमेंट क्या है पीएचपी पे। पीएचपी पे काम करने के लिए क्या कोर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि पीएचपी पे अगर मुझे काम करना है तो व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? मेरे हमको पीएचपी के लाइब्रेरीज मिल जाए, और हमको वेब सर्वर मिल जाए, हमको वेब ब्राउज़र मिल जाए, हमको डेटाबेस सर्वर मिल जाए, और वेब डिजाइनिंग यू नो वेरी वेल HTML5 HTML एंड जावास्क्रिप्ट यू हैव टू नो फॉर वेब डिजाइनिंग पर्पस के लिए HTML और जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, है ना। कुल मिलाकर के वेब डेवलपमेंट करने के लिए HTML जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं पीएचपी की लाइब्रेरी आप सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हो, वेब सर्वर आप डाउनलोड कर सकते हो सेपरेटली, वेब ब्राउज़र आप सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हो, डेटाबेस सर्वर आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आप सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हो, पर सेपरेटली डाउनलोड करने में झंझट ज़्यादा है। तो इस झंझट को ख़त्म करने के लिए क्या क्या बताया गया है कि डायरेक्टली आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, डायरेक्टली इंस्टॉल द वैम्प लैम्प और जैम्प। जब डायरेक्टली इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये सारी चीज़ें आपको, ये सारी चीज़ें मतलब वेब ब्राउज़र को छोड़ करके आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डेटाबेस सर्वर मिल जाएगा, यानी कि या तो फुटकर में अरेंज कर लो सारी चीज़ें। भाई कहने का मतलब ये है कहने का मतलब है कि या तो फुटकर में अरेंज कर लो सारी चीज़ें भाई, या तो पीएचपी की लाइब्रेरीज पीएचपी की लाइब्रेरीज आप फुटकर में अरेंज कर लो, वेब सर्वर अरेंज कर लो, वेब सर्वर अरेंज कर लो, वेब ब्राउज़र अरेंज कर लो, डेटाबेस सर्वर डेटाबेस सर्वर अरेंज कर लो, है ना। ये सब चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी। तो या तो ये फुटकर में अरेंज कर लो, या फिर डायरेक्टली क्या करो, ये ना करके ये ना करके डायरेक्टली आप क्या करो, ये ना करके डायरेक्टली आप क्या करो, डायरेक्टली आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, है ना। लाइक वैम्प लाइक वैम्प लाइक लैम्प और लाइक जैम्प, है ना। इनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
ठीक है ना। इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर आप जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो, जैम, है ना। तो इसका फुल फॉर्म इसीलिए रखा गया है, इसका मतलब बताया गया कि भाई इन सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। मतलब वेब ब्राउज़र को छोड़ करके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे कि आपने लैम्प इंस्टॉल कर लिया, तो लैम्प का या विंडोज़ का फुल फॉर्म आपको पता ही है, कल भी मैंने आपको बताया था। वैम का फुल फॉर्म है विंडोज़ अपाचे माई एसक्यूएल पीएचपी। तो देखो मिल गया। मतलब हमको क्या क्या मिल गया, मतलब वैम सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे तो हमको अपाचे सर्वर मिल गया, माई एसक्यूएल डेटाबेस मिल गया और पीएचपी मिल गया। सब कुछ मिल गया, तीन चीज़ें हमको मेन चाहिए, है ना। और लैम्प भी वही है, लैम्प कुछ नहीं है, लिनक्स लिनक्स अपाचे लिनक्स अपाचे अपाचे माई एसक्यूएल पीएचपी, राइट ना। जैम्प यू नो जैम्प फॉर मल्टीपर्पज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म यानी कि अपाचे 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 माई एसक्यूएल पीएचपी अपाचे माई एसक्यूएल पीएचपी, है ना। तो कहने का मतलब है कि या तो फुटकर में आप सेपरेटली ये सारी चीज़ें अरेंज कर लो, है ना, या फिर आप जो है डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, वैम सर्वर इंस्टॉल कर लो या फिर लैम्प इंस्टॉल कर लो या फिर जैम। इन तीनों में से चूंकि जैम जो है ना वो लिनक्स को भी सपोर्ट करेगा एंड विंडोज़ को भी सपोर्ट करेगा, तो बेटर ये रहेगा कि आप जैम पे इंस्टॉल कर लें। और सबसे बड़ी खास बात है कि लिनक्स को भी सपोर्ट करेगा, विंडोज़ को भी सपोर्ट करेगा, है ना। तो ये इंस्टॉल करते ही आपको पीएचपी की लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, वेब सर्वर मिल जाएगा और डेटाबेस सर्वर मिल जाएगा, माईएसक्यूएल डेटाबेस सर्वर माईएसक्यूएल मिल जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि सर वेब सर्वर क्यों चाहिए। हम लोग बात करते हैं वेब सर्वर क्यों चाहिए हमको। भाई पीएचपी की लाइब्रेरी क्यों चाहिए आपको, पीएचपी की लाइब्रेरी क्यों चाहिए, क्योंकि आप जो प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करोगे अपने पीएचपी के अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर लाइब्रेरी आपको चाहिए होगी, तभी तो यूज़ कर पाओगे। वेब सर्वर क्यों चाहिए वो देखते हैं, वेब ब्राउज़र क्यों चाहिए और डेटाबेस सर्वर क्यों चाहिए, ये थोड़ा बात करते हैं, है ना। तो मैं एक पिक्चर बनाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल भी पिक्चर बनाया था कि भाई वेब ब्राउज़र वेब ब्राउज़र क्यों चाहिए वेब ब्राउज़र क्यों चाहिए। वेब ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र क्या है, वेब ब्राउज़र, पहले वेब ब्राउज़र के बारे में बात करते हैं। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका काम होता है वेबसाइट के पेजेस को दिखाना, जिसका काम होता है वेबसाइट के पेजेस को शो करना, दिखाना, है ना। सर वेब सर्वर क्यों चाहिए, अरे भाई वेब सर्वर वेब सर्वर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। वेब सर्वर भी वेब सर्वर भी एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। सर किस लिए यूज़ करते हैं वेब सर्वर, वेब सर्वर बेसिकली वेब सर्वर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के पेजेस को स्टोर करते हो या फिर मेंटेन करते हो। यहीं पर आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं रखे होते हैं, ना। मान लो किसी भी वेबसाइट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं। किसी भी वेबसाइट में बहुत सारे क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, है ना। बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। अच्छा, एक वेब सर्वर के ऊपर बहुत सारे वेबसाइट्स आप रख सकते हो। मतलब एक सर्वर के ऊपर जरूरी नहीं कि आप एक ही वेबसाइट रखो, आप बहुत सारी वेबसाइट्स रख सकते हो, ठीक है। मतलब वेब सर्वर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग मल्टीपल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वेब सर्वर इज नथिंग बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू होस्ट द मल्टीपल वेबसाइट्स या विच इज यूज टू स्टोर द मल्टीपल वेबसाइट्स, है ना। और यहाँ से जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी कि यहाँ से जब हम लोग टाइप करते हैं बेटा, यहाँ से जैसे हम लोग टाइप करते हैं क्या, फेसबुक, क्या लिखते हैं, फेसबुक facebook.com। तो जैसे आप अपने ब्राउज़र पर facebook.com डालते हो, तो ये जो facebook.com के जो पेजेस हैं वो आपके लैपटॉप पे थोड़ी रखे हैं। नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप ये रिक्वेस्ट भेजते हो कहाँ पर, उस वेब सर्वर पर। क्योंकि ये इस डोमेन से जो वेब सर्वर जुड़ा होगा, है ना, इस डोमेन से जो वेब सर्वर जुड़ा होगा उस वेब सर्वर के पास में ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट जाएगी। और यहाँ पर इस वेब सर्वर के ऊपर, जरूरी नहीं है कि केवल एक ही वेबसाइट रखी हो, बहुत सारी वेबसाइट्स रखी हो सकती हैं सर्वर के ऊपर।
तो फिलहाल जो भी डोमेन आपने दिया है उस डोमेन को सर्च करेगा यहाँ पर, और उसका फर्स्ट पेज, उसका फर्स्ट इंडेक्स पेज आपके पास में एज ए रिस्पॉन्स, यानी कि इसको आपने रिक्वेस्ट, इसको आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, राइट ना, क्या किया, रिक्वेस्ट किया, और वो पेज अगर सक्सेसफुली मिल गया तो आपके पास में सक्सेसफुली क्या आ गया, रिस्पॉन्स, है ना, आपके पास में सक्सेसफुली क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, है ना। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यानी कि आपने किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट किया, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई, और रिक्वेस्ट के बाद में हम अगर वो पेज मिल जाता है सर्वर पर, तो वो वेबसाइट मिल जाती है, तो उसका रिस्पॉन्स आ गया, और आपका वो पेज यहाँ पर दिखाई दे गया। तो वेब सर्वर का काम है वेब पेज को दिखाना, और वेब सर्वर का काम है वेबसाइट के कंटेंट को, वेबसाइट के फिजिकल पेजेस को स्टोर करना, मेंटेन करना, ठीक है। अच्छा, वेब सर्वर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जब वैम्प सर्वर इंस्टॉल करते हैं, जैम्प वैम्प वगैरह, तो हम लोग को कौन सा सर्वर मिलता है, अपाचे वेब सर्वर मिलता है। कौन मिलता है, अपाचे वेब सर्वर मिलता है। पर बहुत सारे वेब सर्वर आते हैं, IIS, कैजिनी सर्वर आता है, राइट ना, कैजिनी सर्वर एंड सो ऑन, बहुत सारे सर्वर्स आते हैं, है ना, बहुत सारे सर्वर्स आते हैं, नंबर ऑफ सर्वर्स आर देयर, नंबर ऑफ वेब सर्वर्स आर देयर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, डेटाबेस सर्वर अलग जगह, अलग चीज़ है। जैसे आप लोग बोलते हो ना, बड़ा कंफ्यूज रहते हो कि सर डेटाबेस सर्वर क्या है। मैं आपको बता दूं, डेटाबेस सर्वर अलग चीज़ है, डेटाबेस सर्वर अलग चीज़ है। डेटाबेस सर्वर क्या है, डेटाबेस सर्वर वो जगह है, जैसे मान लो आपने, जब आपने facebook.com के लिए रिक्वेस्ट किया, तो facebook.com का आपको पहला पेज मिल गया, और मान लो पहला पेज आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। पहला पेज आपका कौन सा है, रजिस्ट्रेशन पेज है। पहला पेज आपका कौन सा है, रजिस्ट्रेशन पेज है। पहला पेज आपका कौन सा है, रजिस्ट्रेशन पेज है। तो इस रजिस्ट्रेशन पेज में जो आप डेटा डालते हो, लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह, और सबमिट करते हो, यहाँ से बटन से आप सबमिट करते हो। तो बेटा जब आप यहाँ एप्लीकेशन, यानी कि यहाँ से जो आपको पेज मिला, रजिस्ट्रेशन पेज मिला, और इस रजिस्ट्रेशन पेज में जो डेटा आप डालना चाहते हो, जो भी डेटा आप डालते हो, राइट, वॉट एवर डेटा यू आर फिलिंग इन दिस फॉर्म, जो भी डेटा आप फिल करके सबमिट करते हो, सबमिट करते हो कहाँ पर, वो सबमिट होता है कहाँ पर, सर्वर पर। और सर्वर के पास में वो कोड हमने लिख रखा है, उस पेज में हमने कोड लिख रखा है, वो कोड हमने PHP पे लिखा है, और वो कोड क्या करता है कि हमारे इस डेटा को फिश करता है, और हमारे इस डेटा को फिश करने के बाद में उसको स्टोर कर देता है कहाँ पर, डेटाबेस सर्वर पे। कहाँ स्टोर कर देता है, डेटाबेस, डेटाबेस सर्वर पर। ध्यान रखना, डेटाबेस सर्वर अलग जगह है और वेब सर्वर अलग जगह है। डेटाबेस सर्वर बेटा वो जगह है जहां पर हम लोग एप्लीकेशन में जो डेटा हमने फिल किया है, वो डेटा वो डेटा स्टोर होता है कहाँ पर, यानी कि हम लोग एप्लीकेशन में दो डेटा डेटा फिल करते हैं, वो डेटा वेब सर्वर पे स्टोर नहीं होता है, वो डेटा प्रोसेस होता है कहाँ पर, वो डेटा प्रोसेस होता है वेब सर्वर पर स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है डेटा बेस सर्वर पर। तो ध्यान रखना, डेटाबेस सर्वर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहां पर एप्लीकेशन का डेटा स्टोर होता है, जहां पर एप्लीकेशन का डेटा स्टोर होता है। पर ये प्रोसेसिंग कहाँ होती है, प्रोसेसिंग होती है कहाँ पर, प्रोसेसिंग होती है सर्वर पर। प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सर्वर। यानी कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो बेटा, कोई भी फॉर्म भर करके जब आप सबमिट करते हो, तो वो सबमिट होता है कहाँ पर, सर्वर पर। और सर्वर पे PHP का जो हमने कोड लिखा है, वो कोड प्रोसेस होता है, और वो फॉर्म से डेटा निकाल करके डेटाबेस में क्या करता है, पहुंचा देता है। तो डेटाबेस सर्वर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस सर्वर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहां पर हम लोग एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करते हैं। और देखो, ये तीनों चीजें, अगर मैं बात करूं, ये तीनों चीजें आपके एक ही सिस्टम पर होती हैं कि नहीं होती हैं। देखो, डेटाबेस सर्वर भी आपके सिस्टम पर होता है, वेब ब्राउज़र भी आपके सिस्टम पर होता है, और वेब सर्वर भी आपके सिस्टम पर होता है। तो आपको जो पेजेस बनाने हैं, जो डायनामिक पेजेस बनाने हैं, उनको तो आप वेब सर्वर के ऊपर ही रखोगे ना, और यहाँ से आप रिक्वेस्ट करोगे, यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ से आप रिक्वेस्ट करोगे, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और वो पेज सर्च करेगा, और उस पेज को रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास में, ब्राउज़र के पास में, और दिखाई देगा। मैंने आपको एडवांस में बता दिया कि जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते हो, और वो फॉर्म जब आप सबमिट करते हो सर्वर पर, तो वो
सर्वर पर प्रोसेस होता है फॉर्म, और प्रोसेस होने के बाद में उसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर? डेटाबेस सर्वर पर। कहाँ स्टोर किया जाता है? उसको स्टोर किया जाता है कहाँ पर? डेटाबेस, डेटाबेस, डेटाबेस सर्वर पर, राइट ना। तो ध्यान रखना, डेटाबेस सर्वर भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएचपी वेब सर्वर क्या है, ध्यान रखना, वेब सर्वर, वेब सर्वर क्या है? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू होल्ड द मल्टीपल वेबसाइट्स। यानी कि सर वेब सर्वर एक ऐसी जगह है जहां पर हम लोग मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, होस्ट करते हैं, और यहीं से क्लाइंट को रिस्पॉन्स जाता है। वेब सर्वर ही क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजता है ना। यानी कि वेब सर्वर ही वेब सर्वर ही क्लाइंट को क्या भेजता है? रिस्पॉन्स भेजता है, रिजल्ट भेजता है, आउटपुट भेजता है। ठीक है। कौन कौन से वेब सर्वर आते हैं सर? अपाचे वेब सर्वर का नाम सुना होगा आपने, आईएएस वेब सर्वर का नाम सुना होगा, कैजनी वेब सर्वर का नाम सुना होगा। ऐसे पाइथन में भी हम लोग बहुत सारे वेब सर्वर यूज करते हैं, उनका यूज करते हैं। बात करते हैं वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब ब्राउजर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑफ एन वेब पेज। पेज को डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम, मोजिला, सफारी एंड सो ऑन, है ना। बात करते हैं डेटाबेस सर्वर, है ना, बात करते हैं डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माई एसक्यूएल, राइट ना। डेटाबेस सर्वर माई एसक्यूएल हम लोग यूज, पीएचपी के साथ में जो कंपेटेबल डेटाबेस है वो है माई एसक्यूएल। बाकी बाकी हम लोग पीएचपी की कनेक्टिविटी तो हम लोग किसी भी डेटाबेस के साथ करा सकते हैं, लाइक ओरेकल के साथ में, है ना, एमएस एसक्यूएल एंड सो ऑन। तो डेटाबेस सर्वर भी क्या है? इट इज एन इट इज एन इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which is used to which is used to store 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 किसको स्टोर करता है? एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस डेटा, ध्यान रखना, एप्लीकेशन डेटा, यानी ये बात समझ में आई। अब डेटाबेस सर्वर क्या करता है? डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर हम लोग यूज करेंगे माई, ठीक है। पीएचपी के साथ में जो कंपेटेबल डेटाबेस है माइस्क्यूएल, जबकि हम लोग डेटाबेस सर्वर कोई भी यूज कर सकते हैं, ओरेकल भी यूज कर सकते हैं, एमएस एसक्यूएल वॉटेवर कोई भी यूज कर सकते हैं, पर पीएचपी के साथ में जो कंपेटेबल डेटाबेस है वो है माइस्क्यूएल। तो क्या बताया मैंने? इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू स्टोर which is used to store which is used to store application से डेटा, नॉट एप्लीकेशन, ध्यान रखना, एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करता है, ना कि एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन आपकी स्टोर होती है कहाँ पर? एप्लीकेशन आपकी स्टोर होती है वेब सर्वर पर, राइट ना। ये एक्चुअल में डेटाबेस सर्वर जो है, एप्लीकेशन में जो डेटा हम फिल करते हैं उस डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है। क्लियर पॉइंट? वेब डिजाइनिंग, यू नो, HTML5, HTML, CSS3, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, वेब डिजाइनिंग का पोर्शन आपको आना चाहिए। डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए कंपलसरी यू हैव टू नो द स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट तो आपको एटलीस्ट बनाने आनी चाहिए। और उस स्टैटिक वेबसाइट में हम लोग पीएचपी के कोड को क्या करेंगे? इम्बेडेड करेंगे और ताकत ऐड करेंगे उस HTML के कोड को। HTML कोड में पीएचपी का कोड हम लोग क्या करेंगे? इम्बेडेड करेंगे, और बहुत सारे स्ट्रांगनेस हम लोग उसमें ऐड कर देंगे उस HTML के कोड में, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग आगे लेक्चर में। क्लियर ऑल ऑफ यू? यस, इतना पॉइंट क्लियर है? यस, Yes, sir. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. एनी कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन No, है? sir. ओके, राइट 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 राइट। तो मैंने क्या बताया कि या तो फुटकर में ये सारी चीजें अरेंज कर लो, या तो फुटकर में ये सारी चीजें अरेंज कर लो, या फिर डायरेक्टली आप क्या करो, या फिर आप डायरेक्टली कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। डायरेक्टली यू कैन इंस्टॉल वैम्प, लैम्प और जैम्प, है ना। वेन एवर यू इंस्टॉल एनी वन सॉफ्टवेयर देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स, यानी कि आपको अपाचे सर्वर मिल जाएगा। आपको क्या क्या मिल जाएगा? अपाचे वेब सर्वर, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे अपाचे वेब सर्वर मिल जाएगा, माई एसक्यूएल डेटाबेस मिल जाएगा, राइट, माई एसक्यूएल डेटाबेस, डेटाबेस सर्वर मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? पीएचपी की लाइब्रेरीज, पीएचपी की
PHP की लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब है फुटकर में अरेंज कर लो या फिर डायरेक्टली इन सॉफ्टवेयर को क्या कर लो, आप इंस्टॉल कर लो। पॉइंट क्लियर है? यस एवरीबडी? अच्छा, हम Yes. लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक काम कर लें हम लोग, क्या आ, इस जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लें। जैम सर्वर को हम लोग कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? जैम सर्वर को हम लोग सीधे गूगल पे जाइए आप, और यहाँ से आप जैम सर्वर को आप क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जैम सर्वर डाउनलोड। जैम सर्वर आई थिंक सबके डाउनलोड है कि नहीं है? यस। यस सर, अच्छा, डाउनलोड है। अच्छा, जैम का फुल फॉर्म देखो, अपाचे माइस्क्वेल पीएचपी और पर्ल, ZAXAMPP, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, XAMPP। एमपीपी का मतलब होता है पीएचपी पर्ल, देख रहे हो, पीएचपी एंड पर्ल, पर्ल पर्ल पर्ल, राइट ना। तो यहाँ से आप जैम सर्वर को आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये दिखाई दे रहा है 7.2, 7.3, 7.4, राइट ना। और यहाँ पर सारे रिलीज दिए हुए हैं फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अच्छा, पीएचपी खास बात क्या है, पीएचपी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट कर रही है, देखो, पीएचपी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट कर रही है एंड लिनक्स को भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना, लिनक्स को भी सपोर्ट कर रही है, और भी ओएस OS X के लिए भी है ना। तो वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड बाय पीएचपी, है ना। सबसे बड़ी खास बात क्या है ना कि पीएचपी क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि विंडोज़ को भी सपोर्ट कर रही है, लिनक्स को भी सपोर्ट कर रही है, OS X को भी सपोर्ट कर रही है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ से आप 64 बिट या फिर लेटेस्ट वर्जन कोई भी आप डाउनलोड कर लो, PHP 7.4, है ना, कोई भी वर्जन आप डाउनलोड कर सकते, 7.4 डाउनलोड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है नहीं क्लियर है? यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना। इंस्टॉल करने के बाद में जब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पर डालेंगे जैम्प। जैसे आप डालेंगे जैम्प तो यहाँ से आपको ये विंडो मिलेगी, और यहाँ से आपको ये अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से आपको माई एसक्यूएल को आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट हो गया? स्टार्ट होने के बाद में हम लोग रेडी हैं पीएचपी का कोड करने के लिए। फिलहाल मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताने चाहता हूँ। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे सभी लोग, ओके। अच्छा, जैसे आप लोग HTML का कोड लिखते हो, आप लोग जब HTML का कोड लिखते हो, जैसे मैंने, अच्छा, कोई एडिटर भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, ये तो मान लो हो गया, ये तो आपने जब जैम सर्वर आपने इंस्टॉल किया तो आपको अपाचे सर्वर मिल गया, माईएसक्यूएल डेटाबेस मिल गया और पीएचपी की लाइब्रेरीज मिल गई। अच्छा, आप लोग जब प्रोग्राम टाइप करोगे तो आप लोग प्रोग्राम नोटपैड पे लिखोगे, मतलब नोटपैड पे लिख सकते हो, है ना, नोटपैड पे लिखा। अच्छा, HTML का जो भी कोड लिखते हो आप लोग कहाँ लिखते हो? नोटपैड पे लिखते हो। तो नोटपैड पे एक्चुअली क्या होता है ना, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उसके लिए जानते हो सबसे बढ़िया एडिटर क्या है? या तो नोटपैड प्लस प्लस या फिर विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत सारे एडिटर आते हैं, आप कोई भी एडिटर यूज़ कर लें। आप लाइक नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस आप इंस्टॉल कर लीजिए नेट से, कोई भी एडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको अगर पीएचपी पे काम करना है, तो आप सबसे पहला काम क्या करें, जैम्प जैम्प इंस्टॉल कर लें, और कोई एडिटर आप इंस्टॉल कर लें। एडिटर कौन सा इंस्टॉल कर लें? एडिट प्लस इंस्टॉल कर लें, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे एडिटर आते हैं, कोई भी आप, जो आप कंफर्ट हो वो एडिटर आप इंस्टॉल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। एडिट प्लस है, विजुअल स्टूडियो कोड है, नोटपैड प्लस प्लस है ना, नोटपैड प्लस प्लस, कोई भी आप डाउनलोड कर लीजिए, राइट ना। तो हम लोग ने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करके रखा है। तो नोटपैड प्लस प्लस में जस्ट लाइक एन एडिटर यार, है ना, न्यू, और यहाँ से हम लोग गए, और यहाँ से हम लोग, मान लो अभी हम HTML का कोड लिखते हैं, PHP का कोड लिखते ही नहीं, है ना। तो HTML का कोड तो आप लोग जानते ही होंगे, HTML का कोड कैसे लिखते हैं? HTML वेब डिजाइनिंग यूज करी नहीं करी है? यस, यस। यस सर, यस। HTML का कोड तो लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं? जी सर। HTML का कोड कैसे लिखेंगे जरा बताओ जरा। HTML का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? बॉडी, उसके बाद पहले हेड, है ना, हेड जी सर। हेड सेक्शन। और अच्छा, HTML जो है वो भी केस सेंसिटिव नहीं है, है ना।
चाहे जैसा लिखे नो प्रॉब्लम, मतलब लोअर केस से लिखे अपर केस से लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, हेड सेक्शन के बाद उसका आ जाता है क्या, बॉडी सेक्शन। बॉडी, और बॉडी सेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताऊं। बॉडी सेक्शन है ना, एक्चुअली हेड सेक्शन जैसे जैसे इंसान है ना, इंसान का जो चेहरा है, वो उसका जो इंसान जो चेहरा है वो आपका हेड सेक्शन कहलाता है एक तरीके से। और जो उसकी बॉडी का पार्ट है जो हम लोग ब्राउजर पे दिखाई देता है ना, बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं हम लोग, वो एक्चुअली में हमको ब्राउजर पे दिखाई देता है एग्जैक्टली। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो ये जो ब्राउजर का जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये पोर्शन नीचे का पोर्शन, ये एड्रेस बार से नीचे का पोर्शन, एड्रेस बार से नीचे का जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये सारा सेक्शन सब कुछ डिजाइन हम लोग कहाँ करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, बॉडी के अंदर। यानी कि जो भी, जैसे कि हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, प्रिंट स्क्रीन किया, और अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको पेंट करूं, देखो तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये पोर्शन, ये 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 पूरा पोर्शन कहलाता है बॉडी के अंदर। यानी कि जो कुछ भी हमको बॉडी के अंदर हम जो कुछ भी डिजाइन करेंगे ना, वो सारा सेक्शन यहाँ दिखाई देगा। और जो एड्रेस बार पे और ये सब चीजें दिखाई दे रही ना, नाम क्या है पेज का वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं कहाँ पर, हेड सेक्शन के अंदर। कहाँ पर बनाई जाती है, हेड सेक्शन के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस 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 ऑल ऑफ यू। मैंने क्या बताया, जो यस सर। बॉडी के अंदर जो हम लोग कोड करते हैं ना, वो तुम्हारा ये पोर्शन है, वो तुम्हारा ये पोर्शन है ना। और जो हेड सेक्शन के अंदर जो डिफाइन करते हैं कि पेज का नाम क्या है, टाइटल क्या है, ये सारी चीजें, ये देखो ये यहाँ दिखाई देती हैं। तो बॉडी के अंदर जो कुछ हम दिखाई देंगे, बॉडी के अंदर जो कुछ भी होगा, बॉडी के अंदर जो कुछ भी होगा वो इस सेक्शन में दिखाई देगा। जो कुछ भी आप करोगे बॉडी सेक्शन के अंदर, वो यहाँ दिखाई देगा वेब ब्राउजर के पेज पे, राइट ना, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि HTML का कोड हम लोग बॉडी सेक्शन में कुछ भी लिखेंगे, राइट ना। हमने एक छोटा सा मैसेज लिखा, वेलकम टू BTPS। अच्छा, मैंने अभी इस पेज में कहीं पर भी PHP का कोई भी कोड यूज नहीं किया है, सिंपल HTML का कोड यूज किया है। तो इस पेज को मैं अपने लैपटॉप में कहीं पर भी सेव करूं, इसके लिए मुझे किसी वेब सर्वर की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि HTML का जो कोड आप देख रहे हो, ये जो कोड आप देख रहे हो, ये कोड केवल और केवल ब्राउजर पर रन होगा। इस HTML के जो टैग्स हैं, ये सब रन होंगे कहाँ पर, ब्राउजर पर, है ना। कहाँ पर रन होगा, ब्राउजर पर रन होगा। तो इस पेज को देखो, मैं किसी सर्वर पर नहीं रख रहा हूँ, मैं लोकली अपने सिस्टम पर कहीं भी रख रहा हूँ। और HTML के पेज को रखने के लिए हमको सर्वर की नीड नहीं है, हम कहीं भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। C ड्राइव, D ड्राइव, जहाँ है आपकी इच्छा हो। चलो एक काम करता हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया। मैंने डेस्कटॉप पे एक पेज बनाया और इस पेज का नाम रखा index.html, ठीक है। एक्सटेंशन क्या रखा हमने, .html। और इस पेज को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। तो देखो, जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, आप नोटिस करना, जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया, ये देखो ऑटोमेटिकली इसका जो सिंबल है, देखो इसका सिंबल देखो, ऑटोमेटिकली इसने क्या ले लिया, गूगल क्रोम का सिंबल लिया ना। इसने गूगल क्रोम, इसने 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 माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल ले लिया कि नहीं ले लिया? इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल ऑटोमेटिक ले लिया कि नहीं ले लिया? इसने और कोई यस सिंबल, सर। इसने और कोई सिंबल क्यों नहीं लिया? इसने इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल ऑटोमेटिक ले लिया, और यहीं पर डबल क्लिक करेंगे, ये पेज रन हो जाएगा। देखो आगे देखो, रन हो गया। वेलकम टू BTPS, रन हुआ कि नहीं रन हुआ? यस यस। Yes, sir. तो यानी कि HTML के जो पेजेस होते हैं, उनको हमको सर्वर पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HTML का जो कोड है वो डायरेक्टली हमारे ब्राउजर पर क्या होता है, रन होता है। तो कोई हमको सर्वर में कोई हमको इंटरप्रेशन नहीं चाहिए, मतलब कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए। HTML का कोड डायरेक्टली हमारे सर्वर पर क्या होगा, HTML का कोड डायरेक्टली हमारे ब्राउजर पर रन होगा। तो और इस पेज को, HTML के पेज को हम अपने लैपटॉप पे, हम HTML के पेज को हम अपने कहीं भी लैपटॉप पे रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमने सेव किया, अच्छा अच्छा, जैसे ही मान लो हमने इसका एक्सटेंशन चेंज किया, जैसे मान लो मैं इसमें थोड़ा सा PHP का कोड ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने इसमें PHP कोड, देखो मैंने क्या बोला, PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको जिसको हम लोग HTML के साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो देखो मैं PHP का कोड लिख रहा हूँ, देखो ये देखो, क्वेश्चन मार्क
PHP, राइट ना, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और ये PHP। तो यहाँ पर यहाँ नहीं कि इसके अंदर हम लोग PHP का कोड लिखेंगे। तो PHP कोड जैसे कोई मैसेज प्रिंट कराना है, इको फंक्शन यूज करते हैं, राइट ना। तो इको फंक्शन हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराएंगे, हेलो। तो इको फंक्शन के थ्रू हमने PHP का टैग यूज किया, PHP का कोड यूज किया। तो सर आपने HTML के अंदर जो PHP का कोड यूज किया है, सर ये कोड तो रन होगा सर्वर पर। अच्छा, अब जैसे आपने इसके अंदर PHP का कोड रख दिया है, HTML कोड के अंदर आपने PHP का कोड अगर जरा सा भी डाल दिया है, तो अब आपको सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि इस फाइल को जो आपने HTML एक्सटेंशन से सेव किया है, इसको आपको सेव करना पड़ेगा। किस एक्सटेंशन से? इसको सेव करना पड़ेगा .php एक्सटेंशन से। अब HTML चलने वाला नहीं है, अब आपको लिखना पड़ेगा क्या? PHP। अब समस्या ये है कि आपने इसका एक्सटेंशन तो चेंज कर दिया, पर समस्या ये है कि मैंने आपको बताया ना कि जो PHP का जो कोड है वो कहाँ रन होगा? सर्वर पर, वेब सर्वर पर। अरे सर, जब ये वेब सर्वर पे कोड रन होगा तो इस पेज को आपको रखना पड़ेगा कहाँ पर? सर्वर पर, वेब सर्वर पर रखना पड़ेगा। इसको अगर आपने डेस्कटॉप पे या कहीं इधर उधर रख दिया तो PHP का कोड रन नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम इस पेज को अपने डेस्कटॉप पे रख देते हैं, वेब सर्वर पे नहीं रखेंगे। कहाँ रखते हैं? डेस्कटॉप पे। ये देखो। तो अब मैं जिसको रन कराऊंगा, यानी कि देखो, ये देखो इंडेक्स वाली फाइल बन गई, index.php। जैसे मैंने इसको index.php के नाम सेव किया और इसको मैं रन कराने की कोशिश करूंगा तो ये रन नहीं होगी, यानी कि index.php। देख रहे हो आप? index.php देखो, index.php जैसे मैं रन कराने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आप लोग ने अभी जैसे कि डेस्कटॉप की ये वाली फाइल रन की थी, डबल क्लिक करके डायरेक्टली रन हो गई थी। और index.html मैंने क्या किया, index.html की जगह क्या कर दिया? PHP वाली फाइल कॉल कर दी। देखो पूरा पूरा उसका कोड आ गया। पूरा पूरा कोड आगे नहीं आ गया? तो अगर आपने, ध्यान से समझना, अगर आपने HTML के कोड के अंदर जरा सी भी PHP का कोड अगर आपने ऐड कर दिया तो फिर मुझे उस पेज को कहाँ रखना होगा? फिर मुझे इस कोड को रखना होगा कहाँ पर? वेब सर्वर के ऊपर, क्योंकि वो पेज अब स्टैटिक नहीं रहा, वो पेज बन गया है डायनेमिक। वो पेज बन गया है क्या? डायनेमिक, क्योंकि इसके अंदर PHP का कोड आ गया ना। तो जब इसके अंदर PHP का कोड आ गया और दूसरी बात, आपने इस फाइल को किस नाम से सेव किया है? index.php नाम से। तो अब आपको इस पेज को कहाँ रखना होगा? वेब सर्वर के ऊपर। HTML के जो पेजेस हैं उनको सर्वर पर रखने की जरूरत नहीं है, पर जो PHP के जो पेजेस हैं, जो डायनेमिक पेजेस हैं, उनको आपको वेब सर्वर के ऊपर रखना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब बताओ मैं इस पेज को कहां पर रखूं? यस और नो? यस एवरीबॉडी। मैंने इस HTML के कोड में जरा सा PHP का कोड ऐड किया और इको फंक्शन के थ्रू हेलो प्रिंट कराया, पर ध्यान रहे ये कोड कहाँ रन होगा? वेब सर्वर के ऊपर रन होगा। तो मुझे इस पेज को रखना होगा कहाँ पर? वेब सर्वर के ऊपर। कहाँ रखना होगा? वेब सर्वर के ऊपर। इस वेब सर्वर, तो इस पेज को मैं कहाँ रखूं? मुझे कोई बताएगा? मैंने जैम सर्वर तो इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पर। जैम्प सॉफ्टवेयर हमने हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल कर लिया। तो सर ये बताइए कि मुझे इस पेज को अपने लैपटॉप पर कहाँ रखना होगा? तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, जब आप जैम सर्वर इंस्टॉल कर लोगे बेटा, जब आप जैम सर्वर इंस्टॉल कर लोगे तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टॉप करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा और स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट कर दिया आपने, और अपने पेज को रखना कहाँ पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जब आप जैम सर्वर इंस्टॉल कर लोगे तो आपको ये सारी फाइलें, आपको अपने पेज को कहाँ रखना होगा मैं आपको बताता हूँ। आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ पर एक जैम्प नाम का एक फोल्डर बन गया होगा। जैसे आप इंस्टॉल करोगे जैसे आप जैम सर्वर इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पर, तो सी ड्राइव में आप जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको एक जैम्प नाम का एक फोल्डर मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसके इसके अंदर जब आप जाएंगे, है ना, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अपनी सारी फाइलें कहाँ रखनी है? देखो, जब हमने जैम सर्वर इंस्टॉल किया बेटा तो हमको PHP की देखो लाइब्रेरीज मिल गई,
PHP माई एडमिन मिल गया, और इवन पर्ल की भी लाइब्रेरीज हमको मिल गई है। ठीक है सर, ये बताइए कि हमको अपना पेज रखना कहाँ होगा। तो बेटा हमको अपना पेज रखना होगा कहाँ पर, हमको अपनी वेबसाइट कहाँ रखनी होगी, htdocs के अंदर। किसके अंदर रखनी होगी बेटा, htdocs के फोल्डर के अंदर। इसके अंदर गए, यहाँ पर हमको अपने सारे पेजेस रखने हैं। अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस कहाँ रखने हैं, इसी फोल्डर के अंदर, htdocs के अंदर आपको रखने हैं। तो एक काम ये करते हैं, हम सर अपना एक फोल्डर बनाते हैं पहले अपनी वेबसाइट का, माई फर्स्ट वेबसाइट है ना। हम ऐसे डायरेक्टली पेज मत रखना, एक फोल्डर बनाना और फोल्डर का नाम रखना माई 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 फर्स्ट, है ना। कोई भी पेज डायरेक्टली मत रखना, उससे भी दिक्कत होगी, है ना। माई फर्स्ट वेबसाइट, क्या रखना, माई फर्स्ट वेबसाइट। और अपना पेज इसी फोल्डर के अंदर आप रखिएगा। जो भी पेजेस बनाइएगा, जैसे आपने एक फोल्डर बना लिया, अब इस फोल्डर के अंदर जो भी पेजेस आपको रखने हैं बना के वो आप रखते जाओ। तो एक काम करेंगे, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस पेज को हम लोग सेव करते हैं उसी अपने फोल्डर के अंदर। तो सेव एज, और यहाँ पर हम लोग वही सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, जो फोल्डर आपने बनाया था, सी ड्राइव, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर गए, और यहाँ से हम लोग ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैम के पास गए, जैम सर्वर के अंदर, और यहाँ से हम लोग htdocs इधर गया भाई, htdocs, और ये रहा htdocs, इस पे अंदर गए, और मैंने तो फोल्डर बनाया है ना, मैंने फोल्डर बनाया है माई फर्स्ट वेबसाइट। अंदर गए। अच्छा, कोशिश करो आप अपनी वेबसाइट का जो पहला पेज हो ना, होम पेज हो, आप अपनी वेबसाइट का जो पहला पेज हो उसका नाम जो आप रखो, कोशिश ये करो कि उसका नाम आप क्या रखो, index.php। आप अपनी वेबसाइट का जो पहला पेज बनाओ, होम पेज जो आप बनाओ, उसका नाम आप क्या रखो, index.php, और इसको htdocs फोल्डर के अंदर सेव कर दो। सेव कर दिया, ये पेज हमने सेव कर दिया कहाँ पर, चेक भी कर लो कि ये पेज हमारे फोल्डर के अंदर आया कि नहीं आया। जस्ट ए मिनट, मैग्नीफायर थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं हम लोग। देखो ये पेज देखो हमारी वेबसाइट के अंदर आ गया नहीं आ गया, htdocs के अंदर आ गया कि नहीं आ गया। देखो ये लोकेशन, सही लोकेशन है। अब इसको कैसे रन कराएंगे, तो इसको रन कराने के लिए वेब ब्राउज़र ओपन किया। अच्छा, हमने अपना जैम सर्वर चालू कर दिया है, लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट डालने के बाद में डायरेक्टली आप जो है एंटर मार दें। अब या तो फोल्डर का नाम भी बता सकते हैं आप। अब चूंकि फोल्डर का नाम हमने क्या रखा था, अब यहाँ चूंकि मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर स्लैश डाल के फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम हमने क्या रखा है, फोल्डर का नाम हमने रखा है, एक मिनट, फोल्डर My नहीं, फोल्डर का नाम जो हमने फोल्डर जहां पर हमने माई फर्स्ट वेबसाइट है ना, तो माई फर्स्ट वेबसाइट इतना कॉपी कर लो, कंट्रोल C, जो भी फोल्डर के अंदर आपने रखा हो, और यहाँ पर आप क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक है ना, और एंटर मारो, तो ये आपको आपका पहला पेज दिखाई देगा। तो यानी कि यहाँ वेब सर्वर अभी चल नहीं रहा है क्या, से प्रोग्राम का नाम लिखिए। एक मिनट। तो यहाँ से, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ से भी डायरेक्टली हम लोग लोकल होस्ट, एक मिनट, हम लोग डायरेक्टली ब्राउज़र ओपन करेंगे, जस्ट मिनट, हम लोग डायरेक्टली ब्राउज़र ओपन करेंगे यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ से आपने डायरेक्ट, जैसे जैम सर्वर आपने चालू कर लिया, स्टार्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, स्टॉप है, हम लोग ने स्टार्ट कर रखा है वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर भी ऑन कर रखा है, MySQL भी ऑन करके रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ से अब हम लोग क्या टाइप करेंगे, यहाँ से हम लोग ने वेब ब्राउज़र ओपन किया, और वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद में हम लोग ने यहाँ पर टाइप किया क्या, लोकल होस्ट, राइट ना, केवल लोकल होस्ट, राइट ना, केवल लोकल होस्ट, और यहाँ से हम लोग ने नॉट फाउंड। तो अब यहाँ पर कोलन लगा के, है ना, लोकल होस्ट कोलन लगा के, और यहाँ से हम लोग
लोकल होस्ट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना जो फोल्डर का नाम है वो फोल्डर का नाम दे सकते हैं। ये डायरेक्टली वहाँ चला गया नहीं, यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, लोकल होस्ट क्या करना होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या करना होगा देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पोर्ट नंबर चेंज हो गया शायद, जस्ट मिनट, पोर्ट नंबर 8080 जेम सर्वर, पोर्ट नंबर एक्चुअली हमारे सिस्टम का जो पोर्ट नंबर है 8080 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माई फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया, लोकल होस्ट, और आप डायरेक्टली लोकल होस्ट डालेंगे तो डायरेक्टली लोकल होस्ट और अपनी फोल्डर का नाम, जो फोल्डर का नाम आपने बनाया है उस फोल्डर का नाम बनाया है, और फोल्डर पे जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपको आपका फर्स्ट पेज दिखाई दे जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस एवरीवन? यस सर। कोई डाउट किसी Yes, को, sir. किसी कोई डाउट? No, sir. तो हम लोग फर्स्ट पेज अपना यहाँ पर जैसे हमने बनाया, पहला पेज अपना बनाया, और फर्स्ट पेज बनाने के बाद में हमने उसको कहाँ पर होस्ट किया, फिर से एक बार स्टेप देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, पेज बनाया, पीएचपी का पेज बनाया, और पीएचपी के पेज को हमने कहाँ रखा है, पीएचपी के पेज को हमने सेव किया है कहाँ पर, सेव एज, सेव एज कहाँ पर सेव किया है हमने, जैम सर्वर, सी ड्राइव, सी ड्राइव में कहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में जहाँ पर आपका जैम सर्वर इंस्टॉल है, जैम, और यहाँ पर हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग htdocs, htdocs कहाँ गया, htdocs, इसके अंदर हम लोग अपना एक फोल्डर बना लेंगे, राइट ना। तो जैसे मैंने फोल्डर बना लिया था किस नाम से, माई फर्स्ट वेबसाइट नाम से, और इसके अंदर हम लोग अपने पेजेस रखेंगे। अच्छा मान लो अगर आपने पेज का नाम इंडेक्स नहीं रखा होगा ना, कोई और रखा होगा, तो फिर आपको फोल्डर के साथ में उस पेज का नाम भी खोलना पड़ेगा। जैसे जैसे मान लो हमने एक पेज और बनाया है, जैसे मान लो हमने ये पेज डिलीट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने क्या किया कि ये पेज हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, बात समझना। अब हमने क्या किया, इसी पेज का नाम हमने क्या रखा है, इसी पेज का नाम हमने क्या रखा है, अभी मैंने इसको पेज को सेव किया उसी जगह, और अब की बार मैंने इसका नाम इंडेक्स नहीं रखा, अभी मैंने इसका नाम रख दिया क्या, फर्स्ट डॉट पीएचपी, क्या नाम रख दिया, फर्स्ट डॉट पीएचपी, सेव कर दिया। तो अब हम इसको जब रन कराएंगे ना, तो ध्यान रखना हमको पेज का नाम भी देना पड़ेगा। जैसे ये फर्स्ट वेबसाइट लिखा है तो अब ये नहीं आएगा डायरेक्टली, दिक्कत हो गई नहीं हो गई। तो यहाँ से हम लोग को कौन सा पेज रन कराना है, फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर अगर आपने पेज का नाम इंडेक्स डॉट पीएचपी दिया है तो डायरेक्टली वो पेज आपको शो हो जाएगा, पर अगर आपने पेज का नाम कुछ और दिया है तो फिर आपकी डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर, यानी कि आपके फोल्डर का नाम स्लैश और उस पेज का नाम जिस पेज को आप एक्सेस करना चाहते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। तो आपने नोटिस किया ये BTPS कानपुर प्रिंट हो रहा है किसके थ्रू, HTML टैग के थ्रू, पर ये हेलो प्रिंट हो रहा है किसके थ्रू, हेलो प्रिंट हुआ है किसके थ्रू, हेलो प्रिंट हुआ है इस PHP के through। PHP के कोड के थ्रू। तो सर ये बताइए कि ये PHP का कोड क्या वेब ब्राउजर पर रन हुआ है क्या? तो इसकी कहानी मैं आपको पूरी कल मैं आपको ब्रीफ में पूरा मैं आपको कल बताऊंगा। क्लियर ऑल ऑफ यू?